एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट ने क्या एलियन लाइफ को फाइनली खोज लिया है? आपने ऐसे कई रिपोर्ट्स हाल ही में न्यूज चैनल्स में देखे होंगे। Strongest evidence yet of life. Planet 124 light years away could be home to life. Scientists detected gases in the atmosphere that on Earth only come from living organisms. We are not alone in the universe. मगर क्या ये सच भी है? क्या आपको ये सुनकर कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही? निक्कू मधुसूदन एक आईआईटी वाराणसी के ग्रेजुएट साइंटिस्ट है, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा ग्रह केपलर 218b ढूंढ निकाला है जहां पर एलियन लाइफ होने की पक्की संभावना है। अब इस घड़ी का इंतजार तो बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग, एनरिको फर्मी और निकोला टेस्ला तक करते करते चल बसे। मगर क्या ऐसे न्यूज आज के तारीख में बहुत ही कॉमन नहीं हो गए? हर साल ऐसी खबरें आ जाती है कि एलियन लाइफ फाइनली फाउंड, और फिर चाहे वो ग्रह जैसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी हो, ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के प्लैनेट्स हो या LHS 1140b, और कैसे भूल सकते हैं केपलर 452b को, जिसे तो सुपर अर्थ कह दिया गया था, जो अर्थ से भी ज्यादा बेहतर है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। पर इन सब के बावजूद भी अनडिस्प्यूटेड फैक्ट तो यही है ना कि आज तक हमें एलियन लाइफ का कोई एविडेंस ही नहीं मिला है। सो ये खोज जो निक्कू मधुसूदन ने की है केपलर 218b ग्रह पर, क्या ये भी बस सिर्फ एक हाइप है या इस बार सच में कुछ बहुत बड़ा हो चुका है? वेल, जब मैंने इस पर डिटेल रिसर्च किया ना, तो मैंने 3 बहुत ही बड़ी डिस्कवरीज को पर्सनली कंफर्म किया। ऐसी डिस्कवरीज जो आज से पहले कभी हुई नहीं। इनफैक्ट हम कभी इसके करीब तक भी नहीं पहुंचे। इन्हीं डिस्कवरीज में से एक है कि हमें एलियन लाइफ का ही मॉलिक्यूल शायद मिल गया है। वेल, कई सारे लोगों को ना हाइप और रियलिटी में डिफरेंस समझ नहीं आता, क्योंकि वो सिर्फ न्यूज हेडलाइंस या फिर यूट्यूबर्स के ओपिनियंस पर ही जाते हैं, पर कोई भी इसके पीछे के एक्चुअल साइंस को नहीं समझता, जो कि असल में बहुत ही इजी और मजेदार है। और इसीलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये चाहता हूं कि ये फेक हाइप है या फिर रियलिटी। इस सवाल का जवाब और कोई नहीं बल्कि आप खुद दोगे इस वीडियो के एंड में, क्योंकि मैं आपको फुल पिक्चर, फुल साइंस एकदम सिंपल कहानी के रूप में समझाऊंगा। 7 मार्च 2009 सुबह के 3:49 को नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इसे पृथ्वी के ऑर्बिट के जगह पर सन की ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया, क्योंकि यह कोई आम टेलीस्कोप नहीं होने वाला था, बल्कि यह दूरदृष्टि रखकर सैकड़ों लाइट ईयर्स पार ऐसे प्लैनेट्स खोज निकालने वाला था जो हमारी पृथ्वी से बहुत ही मेल खाते हैं और नतीजन जिनमें एलियन लाइफ होने की संभावना हाई हो। और इसीलिए पृथ्वी इसके विजन को ब्लॉक ना करे, इसे सूरज के ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया। 2009 से लेकर 2015 तक केपलर स्पेस टेलीस्कोप बिना पल के झपकाए अंतरिक्ष के अनंत अंधेरे को घूरता चला गया, कुछ स्पेसिफिक हरकतों को कैप्चर करने के लिए। यह हरकत थी किसी स्टार से आती हुई रोशनी का डिम होना, क्योंकि यह बता सकता है कि शायद कोई प्लैनेट उस स्टार के सामने से पास हुआ हो, उस स्टार से आती हुई रोशनी को ब्लॉक करते हुए। और पता है केपलर कितना पावरफुल है? समझो अगर 1000 किलोमीटर दूर गाड़ी के हेडलाइट से निकलती रोशनी के सामने एक मक्खी भी आ जाए, तो जो ब्राइटनेस डिम होगी उसे तक ये कैप्चर कर लेगा। केपलर के आंख गवाह बने कि ब्रह्मांड तो प्लैनेट से भरा हुआ है, जो सितारों से भी कई ज्यादा संख्याओं में मौजूद है, जबकि पहले हम सिर्फ कुछ ही ग्रहों के बारे में जानते थे। बट फिर महज 4 सालों के अंदर ही अनफॉर्चुनेटली 2013 में केपलर के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। उसके 4 में से 2 रिएक्शन व्हील्स एक एक करके खराब हो गए। अब रिएक्शन व्हील्स मानो स्पेसक्राफ्ट के पैर होते हैं, जो टेलीस्कोप के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं और उसे स्टेबिलिटी देते हैं एक कार के स्टीयरिंग व्हील की तरह। बट बिना मिनिमम 3 रिएक्शन व्हील्स के केपलर टेलीस्कोप किसी भी एक पैच ऑफ स्पेस पर स्टेबली पॉइंट नहीं कर सकता था, और मिशन यहां पर ऑलमोस्ट फेल हो चुका था, बिना कोई खास एलियन प्लैनेट को डिस्कवर किए। बट जुगाड़ू दिमाग लगाने पर इंजीनियर्स ने इसका एक ब्रिलियंट सोल्यूशन निकाला। एक डायरेक्शन से आते हुए सन रेज के प्रेशर को इन्होंने स्टेबिलिटी के लिए यूज किया, ठीक जैसे एक कायाक करता है वाटर करंट में, और इस जुगाड़ से मिशन की जान बचा ली गई। पर इसका मतलब फिर यह था कि इसके बाद से केपलर टेलीस्कोप अब सिर्फ एक लिमिटेड स्पेस एरिया पर ही नजर रख पाएगा, और इसी लिमिटेशन की वजह से फिर नासा ने 2014 में अपने मिशन को रीडिफाइन करके सिर्फ और सिर्फ
रेड ड्वार्फ सितारों पर ही नजर रखना शुरू कर दिया। इस न्यू मिशन को फिर K2 मिशन नाम दिया गया, और जहां इसके पहले के सारे डिस्कवर्ड प्लैनेट्स के आगे सिर्फ केपलर या K लगा करता था, जैसे केपलर 22b, 2014 के बाद डिस्कवर हुए प्लैनेट्स के नामों के आगे K2 लगने लगा। K2-18b हमारे आज के हीरो प्लैनेट की डिस्कवरी इसके बस 1 साल बाद 2015 में हुई। टेलीस्कोप ने पकड़ा यह प्लैनेट एक रेड ड्वार्फ सितारे K2-18 के अराउंड हर 33 डेज में एक चक्कर लगा रहा था, और क्योंकि यह प्लैनेट अपने सितारे K2-18 से दूसरा नजदीकी प्लैनेट था, इसीलिए इसे कोड दिया गया K2-18b, बी यानी सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम इट्स सन। अब जरा ध्यान देना, क्योंकि आगे की कहानी आपको बताएगी कि एक प्लैनेट को इतने दूर 124 लाइट ईयर्स से समझ पाना कैसे साइंटिस्ट के भी पसीने छुड़ा देता है, और कैसे बड़ी बड़ी गलतियां भी हो जाती हैं। सो केपलर द्वारा भेजे गए इनिशियल डेटा को स्टडी करने पर पता चला कि प्लैनेट K2-18b एक ऐसे टाइप का प्लैनेट है जिस टाइप का प्लैनेट हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ही नहीं है। इसे मिनी नेपट्यून टाइप का प्लैनेट कहा गया, क्योंकि इसका रेडियस पृथ्वी के रेडियस से 2.6 टाइम्स ज्यादा था और मास 8.6 टाइम्स ज्यादा। अब अगर साइज इतना विशाल हो तो इसका मास पृथ्वी से 17.6 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए, बट मास तो सिर्फ 8.6 टाइम्स ही ज्यादा है। मतलब इसका मास यह बता रहा था कि यह प्लैनेट ना तो पृथ्वी की तरह मेजरली सॉलिड पत्थरों का बना है, और ना ही जुपिटर की तरह मेजरली गैस का, जिसका डेंसिटी पर स्क्वायर सेंटीमीटर कुछ ज्यादा ही हल्का है। तो यह लाइट मटेरियल आखिर हो क्या सकता था? पानी। और इसीलिए यही लीडिंग थियरी फिर निकल कर आई कि शायद यह ग्रह एक विशाल और गहरे महासागर के चादर से लिपटा हुआ है। बट पानी के ही रूप में होने के लिए ग्रह के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना पड़ेगा, राइट? वरना बर्फ बन जाएगा। बट K2-18b अपने रेड ड्वार्फ सितारे से जितनी दूरी में चक्कर काट रहा था, उस डिस्टेंस को फैक्टर इन करके कैलकुलेशंस करने पर इस ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस निकल कर आया। सो क्या अनफॉर्चुनेटली बर्फ ने हमारे पानी मिलने के अरमानों पर ही पानी फेर दिया? वेल, आप देखोगे कैसे साइंटिस्ट की लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है, जिसमें इनको पूरा अंधविश्वास होता है कि ये वाली सवारी तो नक्की मुझे मंजिल तक पहुंचा ही देगी, चाहे कितनी भी ढलाने क्यों ना आ जाए। और इसीलिए फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या अगर ग्रह का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल ही ऐसा हो कि वो एक चादर की तरह काम करके K2-18b के तापमान को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ला देता हो, ताकि पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। बट फिर इसका मतलब यह था कि हमें इस ग्रह के एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल और वो किस चीज का बना है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी था, जो क्लियरली उस वक्त केपलर की काबिलियतों के बाहर था। और इसीलिए फिर एंट्री होती है पिक्चर में हमारे दूसरे हीरो केपलर के बड़े भाई हबल स्पेस टेलीस्कोप की। हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस में साल 1990 में ही डिप्लॉय कर दिया गया था, और यह स्पेस में तैरता हुआ एक जायंट माइक्रोस्कोप की तरह है, जो किसी भी स्पेस ऑब्जेक्ट के डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस निकाल सकता है। बट सबसे खास बात पता है क्या है? हबल उन ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस को लाइट के अलग अलग स्पेक्ट्रम्स यानी वेवलेंथ्स में निकाल सकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट फॉर्म, इंफ्रारेड फॉर्म और नॉर्मल विजिबल लाइट के फॉर्म में। ओके, सो अब इससे एक 1170 ट्रिलियन किलोमीटर दूर ग्रह का पतला सा एटमॉस्फेयर किस चीज का बना है कैसे पता चल सकता है? वेल, गेट रेडी टू बी माइंड ब्लोन। देखो, याद है हर 33 डेज में K2-18b अपने सूरज के चक्कर लगाता है, राइट? अब जब ये अपने स्टार के सामने होगा तो पीछे से स्टार इस पर अपनी रोशनी डाल रहा होगा। अब इस वक्त अगर हम इसके एटमॉस्फेयर की फोकस्ड और डिटेल्ड तस्वीर खींचे अलग अलग लाइट के वेवलेंथ्स में, तो टेलीस्कोप तक पहुंचती लाइट के कुछ हिस्से यानी कुछ वेवलेंथ्स, कुछ स्पेक्ट्रम्स ब्लॉक हो गए होंगे उस ग्रह के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल से टकराकर। ऐसा इसीलिए क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स लाइट के कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो उनके एनर्जी लेवल्स को मैच करे, जिसके आधार पर हम मेजर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आपको एक वेव दिख रहा है, यह है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो बेसिकली लाइट का ही साइंटिफिक नाम है। यस, लाइट एक वेव की तरह ही ट्रैवल करती है स्पेस में,
लेकिन इस वेव में इसके दो पीक्स के बीच डिस्टेंस बढ़ क्यों रहा है? वेल, क्योंकि लाइट का नेचर ही कुछ ऐसा है। उसके वेवलेंथ का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे लाइट का वेव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते चले जाए। काइंड ऑफ लाइट वेव स्ट्रेच हो जाती है और जितना ये स्ट्रेच होती है उसका वेवलेंथ और एज अ रिजल्ट एनर्जी लेवल्स भी चेंज होते हैं। सो यहां पर देखना, वही सेम लाइट का वेव शुरुआत करता है अपने सबसे पावरफुल फॉर्म गैमा रेडिएशन से, फिर धीरे धीरे वो एक्सरे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव और माइक्रोवेव में ट्रांसफॉर्म होते चले जाता है जैसे जैसे वो स्ट्रेच होता है। अब ध्यान देना, हर एक प्रकार के रेडिएशन का अपना एक वेवलेंथ होता है। जैसे अल्ट्रावायलेट का 10 to 400 नैनोमीटर्स है, विजिबल लाइट जो हमें दिखती है उसका 400 to 750 नैनोमीटर्स है, एटसेट्रा। और बाकियों का ये जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब लेट्स से अगर K218b का एटमॉस्फेयर स्पेसिफिकली 589 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को भारी मात्रा में ब्लॉक या डिम करता है, तो इसका मतलब वहां पर सोडियम एटम्स मौजूद है, क्योंकि साइंटिस्ट को पता है क्वांटम मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के जरिए कि सोडियम एटम का एनर्जी लेवल 589 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट के एनर्जी लेवल से मैच होता है। अगर एटमॉस्फेयर लेट्स से 121.6 नैनोमीटर्स की अल्ट्रावायलेट लाइट को ब्लॉक या डिम करेगा तो वहां पर हाइड्रोजन एटम मौजूद है। 770 नैनोमीटर्स पोटेशियम के लिए है और 1400 नैनोमीटर्स वाटर वेपर यानी कि पानी के लिए है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। इससे हम हर एक एलिमेंट और मॉलिक्यूल का यूनिक फिंगरप्रिंट पता लगा सकते हैं। इस ब्रिलियंट मेथड को कहते हैं ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो लिटरली हमें अरबों मीलों दूर बैठकर भी एक ग्रह के कॉम्पोजिशन के बारे में बहुत कुछ बता देता है। सो क्या हबल को सक्सेस मिला? वेल, 2018 में हबल ने इस ग्रह पर सबसे पहले वाटर वेपर यानी पानी के होने का दावा किया, विच वॉज अ ह्यूज डिस्कवरी। बट क्या ब्रह्मांड इतने आसानी से अपने राज खोलने वाला था? हबल की कैपेसिटी लिमिटेड थी, वो सिर्फ 1100 से 1700 नैनोमीटर्स की इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज में ही ऑब्जर्व कर पाया, जिस फ्रीक्वेंसी में वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स मीथेन से बहुत ही ज्यादा मेल खाते हैं। और इसीलिए जिसे हम पानी समझ रहे थे, क्या अगर वो बस सिर्फ मीथेन गैस ही हो तो? ऐसे सवाल कई साइंटिस्ट उठाने लगे और इसीलिए यहीं पर हम जल्द ही समझ गए कि इस डेटा पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हमें और आधुनिक इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है जो लाइट के एक बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम को स्टडी कर सके, जिससे ऐसे मेजरमेंट एरर्स ना हो। और स्टेज सेट हो चुका था इंसानों के सबसे एडवांस क्रिएशन के स्पेस में लॉन्च होने का, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एग्जैक्टली क्या राज खोले ये जानने से पहले इस कहानी को ना कुछ वक्त के लिए यहीं पर पॉज कर देते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इससे भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो रही थी। कोई और नहीं, हमारे इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट निक्कू और उनकी टीम ने एक ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट खोज निकाला था। निक्कू ने यूनिवर्स में एक वियर्ड इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की थी कि ऐसे K218b जैसे मिनी नेपट्यून प्लैनेट्स तो यूनिवर्स में भर भर के मौजूद है, एक्सट्रीमली कॉमन है, क्योंकि रेड ड्वार्फ स्टार्स ही बहुत कॉमन है। सो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ऐसे वर्ल्ड्स में भी एलियन लाइफ के पनपने का चांस हो? हम क्यों सिर्फ पृथ्वी जैसे ही रॉकी प्लैनेट्स पर ही फोकस कर रहे हैं? और फिर ऐसे कई सारे मिनी नेपट्यून्स को स्टडी करने के बाद निक्कू ने इनमें कुछ कॉमन ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया। इन प्लैनेट्स में यूजुअली वाइड डीप ओशंस होते हैं और इनका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस की मोटी चादर से ढका होता है जो ग्रह को वार्म रखता है। ऐसे प्लैनेट्स को इन्होंने फिर एक नया नाम ही दे दिया, हाइशियन वर्ल्ड्स, कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ओशन वर्ल्ड्स। और निक्कू मधुसूदन के हिसाब से K218b प्लैनेट उनके हाइशियन मॉडल में परफेक्टली फिट बैठता है। अब हाइशियन वर्ल्ड मॉडल के हिसाब से इमेजिन करो एक ऐसा ग्रह जिसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम से डोमिनेट कर रहा है, मतलब एटलीस्ट 80 से 90% हवा इसी की बनी है। फिर इसमें कुछ कम मात्रा में जनरली मौजूद हो सकते हैं वाटर वेपर बिकॉज ऑफ द ह्यूज ओशन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एमोनिया। अब इस मॉडल की गारंटी देने के लिए निक्कू का प्रेडिक्शन यह था कि ऐसे वर्ल्ड्स में खास करके एमोनिया की मात्रा एक्सट्रीमली कम होनी चाहिए, क्योंकि एमोनिया पानी में इजीली एब्जॉर्ब यानी कि सिंक हो जाता है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, एक ऐसी दुनिया जो ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन से भरी है, इसमें ऐसे जीव हो सकते हैं
जो हाइड्रोजन की सांसें लेते हैं, जैसे पृथ्वी पर कुछ एक्सट्रीम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और क्योंकि हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस भी है, इसीलिए वो चादर का काम करके हीट को ट्रैप करके समुद्र के पानी को लिक्विड स्टेट में भी रख सकता है। यहां पर समुद्र सैकड़ों या इवन हजारों किलोमीटर्स भी गहरा हो सकता है। जस्ट इमेजिन, हमारे 10 किलोमीटर ही गहरे समुद्र में कितने विचित्र डीप सी क्रीचर्स मौजूद हैं। इससे 100 गुना ज्यादा गहराई में किस तरह की एलियन लाइफ पनप सकती है इतने एक्सट्रीम प्रेशर्स में। बट लाइफ के लिए कुछ चीजों के डेलिकेट बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, जैसे हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर की चादर इतनी भी मोटी ना हो कि वो उस ग्रह की हालत वीनस की तरह बना दे जो अपने ही एटमॉस्फेयर में जल रहा है, या फिर समुद्र अगर बहुत ही गहरा हो तो इतने एक्सट्रीम प्रेशर में तो पानी आधी गहराई में ही कुछ स्पेशल किस्म के बर्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आइस 6 और आइस 7 जो ऐसे एग्जॉटिक बर्फ है जो लिटरली क्ले जैसी प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ऐसे बर्फ के मोटे लेयर्स अगर समुद्र के नीचे की चट्टानों और लिक्विड पानी के बीच बैरियर बना देंगे तो उस तरह लाइफ का जन्म नहीं हो पाएगा जैसे हमारी पृथ्वी में हुआ था। हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी अंडर वाटर वोल्केनोस के थ्रू ही तो पृथ्वी को लाइफ की ऊर्जा का पहला पल्स मिला था। बट ऐसे वाटर वर्ल्ड्स में लाइफ के जन्म ले पाने के और भी कई यूनिक तरीके हो सकते हैं, जो कई साइंटिस्ट ने बकायदा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूफ करके भी दिखाया। यार 1952 का मिलर यूरी एक्सपेरिमेंट ही ले लो। उसमें तो साइंटिस्ट स्टैनली मिलर ने कुछ केमिकल्स को लिटरली बिजली से एनर्जी देकर रिएक्ट करवा के 20 ऑर्गेनिक एमिनो एसिड्स प्रोड्यूस करके दिखाया। और पता है ये एलिमेंट्स कौन से थे? वेल एग्जैक्टली वही जो हाइशियन वर्ल्ड्स में भारी मात्रा में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, वाटर वेपर और मीथेन। और बिजली को एनर्जी सोर्स की तरह इसीलिए यूज किया गया था क्योंकि प्लैनेट्स में तो लाइटनिंग्स और थंडरस्टॉर्म्स आम बात है। तो क्या गड़कती बिजलियों ने जिंदगी को इस ग्रह में भी जन्म दिया हो सकता है क्या? अच्छा, साइंटिस्ट ने यूवी रेज, हाइड्रोजन साइनाइड और कुछ मिनरल्स के कॉम्बिनेशंस को भी मिलाकर लाइफ के मॉलिक्यूल आरएनए के अंश को भी बनाकर दिखाया। सो जिंदगी के जन्म लेने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, कितने तो हमारे इमेजिनेशन और नॉलेज से भी बाहर है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट यह है कि कहानी में अब तक यानी कि 2021 तक हमारे पास कोई कंफर्म सबूत नहीं थे कि K2-18b का एटमॉस्फेयर एग्जैक्टली किन चीजों का बना है। निक्कू की टीम ने प्योरली सिर्फ एक हाइपोथेटिकल मॉडल ही बनाया था, यानी कि उन्होंने साइंस के सिद्धांतों को यूज करके एक सिमुलेशन बनाया था कि थियरी में ऐसी विशेषताएं वाले ग्रह में लाइफ पनपने की क्या संभावना है। यह इसीलिए जरूरी था क्योंकि थियरी प्रेडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणियां कर सकती है कि उस ग्रह में हमें एग्जैक्टली क्या क्या मिल सकता है, जिसको फिर आगे एडवांस टेलीस्कोप्स जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप कंफर्म कर सकते हैं। और अगर थियरी और सबूत दोनों मेल खाते हैं तो मतलब हम वाकई में सच्चाई को देख रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। हमें एक्सप्लेनेशन और एविडेंस, थियरी और प्रूफ दोनों चाहिए होता है। सो क्या K2-18b निक्कू के दावों पर खरा उतर पाया? जनवरी 8, 2022 90,000 करोड़ रुपयों के इतिहास के सबसे आधुनिक टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में डिप्लॉय किया गया। यह स्पेस टेलीस्कोप मानो हबल का डैडी है। अगर हबल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो जेम्स वेब कलर्ड हाई डेफिनेशन टीवी है। अगर हबल छुपे राजों के आधे अधूरे शब्द पढ़ सकता है तो जेम्स वेब पूरा का पूरा पैराग्राफ्स ही पढ़ सकता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि याद है हबल बहुत ही छोटे इंफ्रारेड लाइट स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर सकता है, रफली 100 से 2500 नैनोमीटर्स का। बट जेम्स वेब 600 से 28,000 नैनोमीटर्स तक की रोशनी की फ्रीक्वेंसीज को ऑब्जर्व कर सकता है। इस वाइड इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में हम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया एटसेट्रा को तो बिना कंफ्यूजन के मेजर कर ही सकते हैं, पर साथ ही में इवन कॉम्प्लेक्स बायोसिग्नेचर्स यानी जिंदगी के सबूत जैसे DMS, डाइमीथाइल सल्फाइड मॉलिक्यूल की मौजूदगी का भी पता लगा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं यार, जेम्स वेब का लाइट कैप्चर करने वाला मिरर लगभग 2.5 गुना बड़ा है हबल के मुकाबले और 6 गुना ज्यादा लाइट कैप्चर कर सकता है। मगर साथ में यह हबल से 100 से 1000 गुना ज्यादा सेंसिटिव भी है क्योंकि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर -233 डिग्री सेल्सियस में ऑपरेट करता है, जिस वजह से यह अपना खुद का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज क्रिएट ही नहीं करता। यानी एक्सट्रीमली डिटेल्ड, हाई डेफिनेशन, हाई प्रिसिशन और क्लैरिटी वाली तस्वीरें।
अगर कोई यंत्र एलियन लाइफ के सबूत पेश कर सकता था तो वो यही टेलीस्कोप था। डिप्लॉय होते ही जेम्स वेब तुरंत अपने काम पर लग गया और मोस्टली मिड 2020 से ही K218b पर अपनी नजरें गड़ाने लग गया। यह ऑब्जर्वेशन लगभग 1 साल चला और फाइनली सितंबर 2023 को रिजल्ट्स सामने आए। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड यस इवन स्लाइट हिंट ऑफ DMS के होने को कंफर्म किया। अब निक्कू एंड टीम को पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, क्योंकि यार ये एक बहुत बड़ी खबर है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। देखो, सबसे पहले तो हमें आज तक जितने भी सो कॉल्ड एलियन लाइफ पॉसिबल वाले प्लैनेट्स मिले हैं ना, हमें कहीं पर भी DMS यानी डाइमीथाइल सल्फाइड के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। अब DMS एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ, और कोई नहीं, सिर्फ मरीन लाइफ जैसे एल्गे और प्लैंक्टन्स ही क्रिएट करते हैं एक मेजरेबल अमाउंट में। ये केमिकल समुद्र की महक है जो हम सूंघते हैं जब भी हम समुद्र के करीब होते हैं। स्वीट सी, ओशनी सी, कैबेजी और सल्फरी महक। DMS के अलावा ऐसा कोई और मॉलिक्यूल हम जानते ही नहीं है जो एकदम स्पष्टता से विदाउट एनी कंफ्यूजन ये कह सके कि यस, ये लाइफ का सबूत हो सकता है। कोई और मॉलिक्यूल लाइफ के डिटेक्शन में इसके करीब भी नहीं आ सकता। ऐसे समझो, अगर मीथेन का मिलना कान में फुसफुसाना है तो DMS का मिलना कान में चिल्लाना है। बट बहुत जरूरी था निक्कू को नक्की करना कि उन्होंने वाकई में DMS ही खोजा है, कोई गलती नहीं हुई हो मेजरमेंट में। और इसीलिए निक्कू एंड टीम यहां पर नहीं रुके। उन्होंने पहला मेजरमेंट इंफ्रारेड के लो स्पेक्ट्रम यानी कि 800 से 5000 नैनोमीटर्स के रेंज में लिया था। अब उन्होंने इंफ्रारेड के मीडियम स्पेक्ट्रम यानी 6000 से 12000 नैनोमीटर्स के रेंज में दोबारा मेजर करने की ठानी, कंफर्म करने के लिए, क्योंकि अगर वाकई में वहां पर DMS मौजूद है तो उसे दोनों ही लो और मीडियम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में कंसिस्टेंटली अपीयर होना चाहिए। और फिर कई महीनों के ऑब्जर्वेशंस के बाद आज से कुछ ही दिनों पहले ही फाइनल रिजल्ट्स आ चुका है। एक बार फिर से जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यह कंफर्म किया है कि यस, K218b में DMS या फिर DMDS, जो कि एक सिमिलर मॉलिक्यूल है, वाकई में भारी मात्रा में प्रेजेंट है। कितनी भारी मात्रा में? वेल, पृथ्वी से भी हजारों गुना ज्यादा मात्रा में, which is huge. Now, scientists have found the strongest evidence yet that a planet 124 light years away could be home to life. Researchers detected molecules in the atmosphere on the K218b, which on Earth are produced by marine organisms. Just think about it. अगर वाकई में निक्कू का हाइशियन मॉडल सही है और एलियन लाइफ का वहां पर मौजूद होना ही DMS का एक्चुअल सोर्स है, तो वो पूरा प्लैनेट एक विशाल सा प्लांट लाइफ से भरा प्लैनेट होगा। मे बी हो सकता है कि वहां पर एवोल्यूशन ने कई और किस्म के वाटर बेस्ड क्रीचर्स को भी जन्म दिया हो जो हमने आज तक नहीं देखे। अरे देखे क्या, हो सकता है हमारे इमेजिनेशन के ही बाहर हो। देखो, टू बी ऑनेस्ट, आज तक किसी एलियन मिशन में हमें इतना बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं मिला है और यहां पर एक्सट्रीमली सॉलिड पॉसिबिलिटी है, चांस है कि शायद एलियन लाइफ पनप रही हो सकती है। मगर अब भी कुछ और काम बाकी है जो हमें पूरा करना होगा फाइनल मूवी के क्लाइमैक्स देखने से पहले, और सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। एंड ट्रस्ट मी, निक्कू और उनकी टीम एक्साइटमेंट में शायद ठीक से काम भी नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि अगर ये डिस्कवरी सही साबित होती है ना, तो इनका नाम लिटरली इतिहास में चला जाएगा। देखो, जेम्स वेब ने DMS की मौजूदगी को अप्रूव 2 बार तो कर दिया है, बट अब भी जो सबूत हमें मिले हैं ना, उनकी एक्यूरेसी यानी सटीकता 3 सिग्मा लेवल की है, यानी कि 99.7% सही है। बट अब भी 0.3% चांस है कि सिग्नल में कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, और साइंस में किसी भी बड़ी डिस्कवरी के लिए एटलीस्ट 5 सिग्मा लेवल का सबूत चाहिए होता है, यानी कि एटलीस्ट 99.99994% श्योर कि ये सही है। और इसीलिए निक्कू को जेम्स वेब टेलीस्कोप के मेजरमेंट्स का थोड़ा और टाइम चाहिए होगा इसे 5 सिग्मा के स्टैंडर्ड के हिसाब से कंफर्म करने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से अब बस एक फॉर्मेलिटी की तरह ही है। बट सबसे बड़ी चीज जो हमें निश्चित करनी होगी वो ये है कि ये DMS का लाइफ के अलावा वाकई में इस ग्रह K218b में कोई और सोर्स नहीं है, क्योंकि इतने एक्सट्रीम मात्रा में हमें DMS जो मिला है, क्या अगर उसका टोटली कोई और ही सोर्स हो जो अभी तक साइंस समझ ही नहीं पाया है?
जैसे कुछ लैब एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट ने डीएमएस को यूवी लाइट और मॉलिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के इंटरैक्शन से भी बनाकर दिखाया था। तो इसमें तो लाइफ की कोई जरूरत नहीं पड़ी, राइट? डीएमएस को इवन कुछ कॉमेट्स में भी डिटेक्ट किया गया, नो डाउट काफी कम मात्रा में। लेकिन दूसरी तरफ निक्कू एंड टीम तो एकदम कॉन्फिडेंट है कि हाइशियन मॉडल के हिसाब से K218b एकदम फिट बैठता है और यहां पर लाइफ होनी ही चाहिए। डीएमएस का कोई और सोर्स यहां पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सोर्सेस इतनी मात्रा में डीएमएस प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। अगर हमें इसके पीछे कोई नॉन लाइफ सोर्स मिल भी जाता है तो वो भी अपने आप में एक बड़ी डिस्कवरी होगी। मगर इस डीएमएस मॉलिक्यूल की इसी स्टेटस की वजह से कई साइंटिस्ट ये सवाल उठा रहे हैं कि यार ये डीएमएस पर क्या हम एक मात्र भरोसा भी कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर इसके क्रिएशन के कुछ और भी सोर्सेज हो सकते हैं तो 1% का भी रिस्क क्यों ले? और फाइनली इस अनसुलझे राज की एक और एक कड़ी बाकी रह गई है। साइंटिस्ट को अब तक K218b के एटमॉस्फेयर में इथेन का कोई सबूत नहीं मिला है, जो एक लार्ज मिसिंग पजल है। क्योंकि मॉडल के हिसाब से जहां पर भी डीएमएस मिलता है वहां पर उसका एक कॉमन बाय प्रोडक्ट इथेन भी भारी मात्रा में मौजूद होना चाहिए, लेकिन इथेन हमें अभी तक नहीं मिला है। जिस वजह से कुछ ऐसे भी सवाल खड़े हो गए हैं कि कहीं हमारा ट्रांसमिशन स्पेक्ट्रोग्राफी का मॉडल ही इनकम्प्लीट तो नहीं है, या फिर डिटेक्शन ही इनएक्यूरेट तो नहीं हुआ हो। सो बेसिकली पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में एक डिबेट ही छिड़ गई है, जैसे हर एक बड़े डिस्कवरी के वक्त होता है। अब ये सारा कंफ्यूजन क्लियर अगले रिपोर्ट में ही होगा, जिसमें निक्कू एंड टीम के कुछ इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज होंगे। नंबर 1, डीएमएस होने के सबूत को 5 सिग्मा लेवल से कंफर्म करना। नंबर 2, इथेन की मौजूदगी को डिस्कवर करना, जो डीएमएस का एक बाय प्रोडक्ट है। नंबर 3, एमोनिया के ना मिलने में भी कंसिस्टेंसी हासिल रखना। नंबर 4, डीएमएस और डीएमडीएस की मौजूदगी में डिफरेंस निकालना। और फाइनली नंबर 5, और ऑर्गेनिक और सल्फर बेस्ड एलिमेंट्स को ढूंढना जो क्लैरिटी दे सके कि ये डीएमएस का सोर्स लाइफ है या फिर कुछ और। बट पता है सबसे गंभीर और सीखने लायक बात क्या है? देखो, जेम्स वेब टेलीस्कोप कोई निक्कू के चाचा का टेलीस्कोप तो नहीं है कि जब भी मनमर्जी करे यूज कर लो। इसको यूज करने के लिए एक बहुत ही रोबस्ट अप्रूवल सिस्टम है, जिसमें लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स होते हैं। बट साइंस में एक बड़ी खोज करने का काम इतना सिंपल नहीं होता है कि बस टेलीस्कोप लगाया और फोटो खींच ली और सच्चाई सामने। जितना इंपॉर्टेंट काम टेलीस्कोप से ऑब्जर्वेशन करना है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम थियोरेटिकल, लेबोरेटरी और कंप्यूटर मॉडल्स को रिफाइन करना होता है। और ये सारा काम पैरेलली चलते रहता है। हाइशियन मॉडल्स को हमें और गहराई से समझना होगा। वहां के एटमॉस्फेयर को, वहां के क्लाइमेट और वहां की केमिस्ट्री को हमें और डिटेल में सिमुलेट करना सीखना होगा, ताकि हम ऐसे ग्रहों की बारीकियों को समझ पाए और बेहतर प्रेडिक्शंस करें। हमें लैब्स में डीएमएस के बनने के दूसरे नॉन बायोलॉजिकल तरीके खोजने पड़ेंगे, ताकि हम गलत दरवाजे के सामने न ठकठकाए। और साथ ही में हमें हाइशियन मॉडल के अलावा दूसरे साइंटिफिक मॉडल्स भी क्रिएट करने होंगे, जो शायद K218b की विशेषताओं के साथ और स्ट्रॉन्ग तरीके से मैच कर सके। सो जस्ट इमेजिन, बस सिर्फ एक डिस्कवरी के लिए हमें एक साथ कितने सारे दिशाओं में पैरेलली काम करना पड़ता है, कितने सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि एक साइंटिस्ट डीमोटिवेट नहीं हो जाता होगा? वेल, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट एग्जैक्टली यही तो साइंटिस्ट का इंजन है, क्यूरियोसिटी। अनसुलझी पहेलियां, छुपी हुई कड़ियां, धीरे धीरे खुलते राज, जो महसूस कराए कि आप एक बहुत बड़ी डिस्कवरी के एकदम करीब हो। यही वो फीलिंग है जिसके लिए हर साइंटिस्ट जीता है। यही वो फितरत है जो हमें जिंदा होने का एहसास देता है। रास्ता चाहे कितना भी अंधेरा हो, मंजिल चाहे कितनी भी अदृश्य हो, उत्सुकता की रोशनी ने हमें हमेशा मंजिल तक पहुंचाया है। हम भले ही सितारों की धूल से भी छोटे हैं, मगर फिर भी हम में इनसे ज्यादा आग है, क्योंकि इस अनंत अंधेरे में हम एक हल्की सी चिंगारी जो खोज रहे हैं। रेडिएशन के तूफानों के शोर में हम जिंदगी की एक धड़कन ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कि ये धड़कन हमारी तरह खून की ना हो, मगर फिर भी इसकी एक गूंज इंसानी इतिहास बदल देगी, धर्म की किताबों की तकदीरें बदल देगी, हमारे हाथों की लकीरें बदल देगी, और शायद उन्हें ढूंढकर हम खोई हुई इंसानियत को ही वापस खोज लें। बंटवारों को और बांटने वालों को मिटाकर एक हो जाए और मिलकर
हमारी सभ्यता को और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। ऑन द नोट ऑफ यूनिटी एंड पीस, गौरव ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद।